प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि काव्य भाग से आपने काम कंप्लीट कर लिया होगा। 3 कविताएं हम कर चुके हैं और तीनों ही कविताओं के प्रश्नोत्तर आपके पास मैंने भेज दिए थे। आशा करता हूँ कि आपने नोटबुक में क्वेश्चंस लिख लिए होंगे और व्याख्या भी अच्छे से समझ ली होगी। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं गद्य भाग, और गद्य भाग में सबसे पहले जो पाठ है वो है स्पीति में बारिश। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है। धुआं है यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। एक रचना है लद्दाख में राग विराग कृष्णनाथ जी की, उसकी ये पंक्तियां हैं। जन्म हुआ 1934, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। इनको लोहिया सम्मान मिला और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब पुस्तक अपडेटेड है, कम से कम 2016 के बाद लिखी गई पुस्तक है, तभी 2016 इसके अंदर आ सका है। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व में कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, गहरी रुचि है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, अब हैं की बजाय हमें थे कहना चाहिए, और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार था और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। बौद्ध दर्शन का मतलब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है, बौद्ध धर्म की जो मैथोलॉजी है, उसकी तरफ मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर होते हैं घुमक्कड़ व्यक्ति, खानाबदोश व्यक्ति, जो एक स्थान पर नहीं रहते, जो अपने घर पर नहीं रहते। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में की। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जी जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, पैसेंजर नहीं होते, यात्री नहीं होते, घुमक्कड़ नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेता की तरह, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस में गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत का मतलब भूली हुई स्मृति याद मानो कृष्णनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं और उसे देखें, उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। सीधे हम पाठ के बारे में बात करते हैं। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति, अब आपसे देखिए गद्य की विधा पूछ सकते हैं कि स्पीति में बारिश जो पाठ है उसकी गद्य की विधा क्या है, तो आप कहेंगे यह यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति हिमाचल जो प्रदेश है हमारा, उसके लगभग ऑलमोस्ट इन द मिडल वो स्थित है।
यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। प्रश्न भी आएगा कि स्पीति जो है वो अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न क्यों है, तो उसका मुख्य कारण क्या बता दिया, भौगोलिक और प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं उस कारण से। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना, घूमने वाले लोगों का पहुंचना, यात्रियों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। प्रश्न आएगा यहाँ से भी। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। पाठ का नाम स्पीति में बारिश। स्पीति स्थान का नाम है और स्पीति कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, लगभग बीच में बारिश। अब स्पीति में बारिश होती है नहीं होती है, स्पीति की जनसंख्या कितनी है, उसका जो है भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कितना है, वो कहाँ स्थित है, वो जिला है या तहसील है, किस जिले की तहसील है, ये सारी चीज़ें, स्पीति कब बना, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ लोग कितने जाते हैं कितने नहीं जाते हैं, ठंड कितनी पड़ती है, फसलें कितनी होती हैं, सारी चीज़ें हम इस पाठ में सीखने जा रहे हैं। इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी और जो ज़्यादा जागरूक विद्यार्थी होते हैं, जो ज़्यादा जिज्ञासु विद्यार्थी होते हैं, वो इस तरह के स्थान पर जा कर के भी देख सकते हैं। मेरा मौका लगेगा तो मैं भी अवश्य जाऊंगा। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। आकस्मिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंटल, अचानक जो बन गया, अचानक जो हो गया। इनमें बहुत योगायोग नहीं है, बहुत ज़्यादा जो जोड़ तोड़ है वो इसमें नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। कौन? स्पीति। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि इतिहास में इसका वर्णन क्यों नहीं मिलता, तो आप ये बात कहेंगे, अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य का मतलब जिसको लांघा न गया हो, जिसको पार न किया गया हो। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, संचार का मतलब आवागमन, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग और काजा ये भी दोनों स्थानों के नाम हैं। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के अलावा वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है और शीत में प्रायः असंभव। मतलब केलंग और काजा के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 170 माइल्स है। माइल या मील ध्यान रखेंगे, किलोमीटर से बड़ा होता है, लगभग 0.6% ज़्यादा, 0.60% ज़्यादा। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही है। अनाम का मतलब होता है बिना किसी नाम का, अनजाना या अप्रसिद्ध, जो फेमस नहीं होता। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है, ये स्वतंत्र थी, आज़ाद थी। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, ये स्थानों के नाम चल रहे हैं, कभी कुल्लू मंडल। मंडल का मतलब डिवीजन, जैसे सब डिवीजन होता है, जैसे गन्नौर जो है एक सब डिवीजन है जिसको हिंदी में उपमंडल कहते हैं, वैसे खरखौदा एक सब डिवीजन है, उपमंडल है। तो इन मंडलों के अंतर्गत या इन मंडलों के अधीन ये रही है। कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही है। स्वायत्त का मतलब होता है स्वतंत्र। इसकी स्वतंत्रता भूगोल ने सिरजी है। सिरजी है का मतलब उसका निर्माण किया है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। संहार का मतलब विनाश।
पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा का मतलब होता है संदेशवाहक, और यू कैन से मैसेंजर, दूत। तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। जो छोटा सा वसंत का समय होता है, महीना होता है, मौसम होता है, वो भी बीत जाता था, इतना समय लगता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचेलिंग गोनपा में मैंने देखा था। ये भी जगह का नाम है। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ, डायनामाइट आपको पता है, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। और डायनामाइट से क्या करते हैं कि जो चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उधर से जब रास्ता निकालना होता है तो डायनामाइट से उन पहाड़ों को, उन चट्टानों को तोड़ा जाता है। तो डायनामाइट से ही ऑलमोस्ट जो पहाड़ों में है रास्ते वो बनाए जाते हैं, उनको तोड़ करके। हुआ तो लाहुली हदस्कर, लाहुली का मतलब लाहुल के रहने वाले लोग, हदस्कर का मतलब होता है डर कर, डर कर, भय खा करके। आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़। चांगमा जो है एक पौधे का नाम है, एक पेड़ का नाम है। एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोल उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। स्पीति को और वहां के जो भी धार्मिक स्थल थे, विहार का मतलब होता है जो बौद्ध लोग होते हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के धार्मिक स्थल, उनको लूटा। यह अप्रीतिकार, अप्रीतिकार, अप्रतिकार, प्रतिकार का मतलब होता है बदला, और अप्रतिकार का मतलब होता है बदला न लेना या विरोध न करना। शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है क्या कि यदि कोई आक्रमण करता है तो उसका विरोध नहीं करते। उनको पता है कि यदि हम विरोध करेंगे तो और ज़्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो इसी कारण से हो सकता है कि वो विरोध ना करते हैं। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। लाहुल और स्पीति, तो लाहुल से भी कम जनसंख्या है। 1901 की जनगणना, जनगणना जिसको इंग्लिश में सेंसस कहते हैं, के अनुसार 3231 रही है, मात्र केवल 3231। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। नीचे देखिए आप, 1 नंबर लिखा हुआ है। वर्तमान 2002 की जनगणना के अनुसार लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 34,000 है। कब? 2002 के अनुसार। दोबारा वहीं जाते हैं। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों कम लोग रहते हैं? क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है, पहाड़ी इलाका है, बारिश बिल्कुल होती नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, फसलें जो हैं बहुत कम होती हैं। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला है। जस का तस का मतलब होता है जैसे का तैसा। भारत को जैसे का तैसा मिला है। किससे? ब्रिटिश राज से, अर्थात अंग्रेजों से। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। गुलाब सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा, हिंदू राजा था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। दूरगामी का मतलब जिनका बाद में फायदा होता हो, भविष्य में फायदा होने की संभावना हो। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहुल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और 1846 में आए। पहले सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट जिसको अधीक्षक कहते हैं, कि अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, मिला दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नोनो का मतलब होता है स्थानीय शासक, लोकल जो एम्परर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लोकल एम्परर, स्थानीय शासक।
ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था नोनो का, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। आगे देखिए, 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन जिसको इंग्लिश में रेगुलेशन कहते हैं, हिंदी में अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा कब दिया गया? तो 1873 में स्पीति रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, मालगुजारी आपको पता है एक प्रकार के टैक्सेस होते हैं मालगुजारी, और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। 1960 में, ध्यान रखेंगे, हरियाणा बोर्ड में जो सेट का पेपर हुआ था अभी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि लाहुल स्पीति को अलग जिला कब बनाया गया, तो उसका उत्तर है 1960 में, पंजाब राज्य के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 1966 में पंजाब में से हरियाणा बना और उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश भी उसी समय बना था, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहुल स्पीति उसका उत्तरी छोर का, उत्तरी किनारे का जिला बन गया। यह देश का अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम का मतलब जहां जाया जाना बहुत कठिन हो। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। देखिए, मुझे याद नहीं है ये, आप अवश्य याद कर लें, आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। लग ऐसा रहा है जैसे हम हिंदी नहीं बल्कि कोई एसएसटी का पाठ पढ़ रहे हैं, भूगोल का पाठ पढ़ रहे हैं। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, मतलब चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसके मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी, जी, स्पीति लाइन इधर उधर हो गई भाई, हाँ, यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति की नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। नदी का नाम है, ध्यान रखेंगे। वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। अच्छी लाइन लिखिए, स्पीति नदी से प्रीति है, मतलब इस नदी से क्या है? प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ का मतलब घना जंगल और वीरान का मतलब भी बिल्कुल सुनसान, जहाँ कोई भी ना हो। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, मतलब बहुत कम लोग वहां रहते हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छी बात कहता है कि अचरज है नहीं, अचरज का मतलब हैरानी, सरप्राइजिंग बात, यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं। अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, वहां रह कैसे रहे हैं, क्यों हैं बेचारे वहां पर भी। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं, क्यों रहते हैं वहां फिर भी। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं,
लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रखा जा सके। घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी भी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो पेड़ भी नहीं होते, बेचारे परेशान रहते हैं। तो समस्या ही समस्या है, विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। वृत्ति नहीं है, वृत्ति का मतलब रोजगार, रोजगार नहीं है। फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपने जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं? ममत्व का मतलब प्रेम, लगाव, प्यार, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, या फिर बहुत ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास कहीं जाने के लिए कुछ साधन नहीं है, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण भी हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने वालों को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं। संसार और निर्वाण अतर्क हैं। अतर्क का मतलब तर्क से परे की बात है, तर्क से दूर की बात है, तर्क में ये बातें नहीं आती हैं, तो तर्क से दूर की बात इनको कहा जाएगा। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से भी ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। नंगे का मतलब वही पेड़ पौधे नहीं हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। नाद का मतलब है दुख भरी आवाज, दर्द भरी आवाज, कष्ट, वो जमा हुआ है। शिव का अट्ठास नहीं है, शिव का अट्ठास, अट्ठास का मतलब जोरदार हंसी। हिम का आर्तनाद है, हिम का आर्तनाद वही व्यथा है, पीड़ा है, कष्ट है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलवा है। तलवा का मतलब है उसका निचला हिस्सा, नीचे का पार्ट। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंगम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगा गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। ध्यान रखेंगे, माने श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ, ओम मणि पद्मे हूँ, एक प्रकार का देखिए ये मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ। अब इसका जो है ऑटोमेटिक जो है इसका आपको अर्थ भी बताएगा, समझाएगा। इनका बीज मंत्र है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं इनका बीज मंत्र क्या है, तो आप कहेंगे ओम मणि पद्मे हूँ। इसका बड़ा महात्म्य है। महात्म्य शब्द ध्यान से देख लीजिए, महात्म्य शब्द ध्यान से देख लीजिए। तय भी आधा, मैं भी आधा। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा ही है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यहाँ यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर की माने की जो माने श्रेणी की जो ऊंचाई है 21,446 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं इनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से कहीं अधिक है। कहीं गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है।
इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। देखिए ये ऊंचाई और ये इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, इनको देख करके घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि बिल्कुल ऊंचाई पूछ ली या फिर उनका जो है वो अक्षांश वगैरह जो बीच में आए तो वो पूछ ली, ऐसा कुछ नहीं आता है। सामान्य क्वेश्चंस आएंगे। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। तो लोसर जो है वो फिर से एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। होड़ लगाने का मतलब है प्रतिस्पर्धा करना या उसके साथ जो है होड़ लगाना, टक्कर लेना। बस इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, मौत है। हाँ, कभी कभी इनका मान वर्धन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया, यहाँ से प्रश्न आएगा बेटा, यहाँ से आप निशान जरूर लगा लेना अपनी बुक में। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है और आपसे यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, अपने अहंकार को नष्ट करें, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, अर्थात यहाँ चढ़ाई करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। कुवत का मतलब होता है ताकत, यौवन में ही प्राप्त हो सकता है। अहंकार का ही मामला नहीं है ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के चाप से उदास हो गई। यही 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 आएगा क्वेश्चन में। ये बूढ़े माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के चाप से उदास हो गई हैं। लामा जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। कि माने की जो चोटियां हैं बूढ़े लामाओं के चाप से उदास हो गई हैं। बूढ़े बूढ़े जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं, उपासक हैं, पुजारी हैं, उनसे वो उदास हो गई हैं। युग युवतियां किलोल करें तो, किलोल करने का मतलब है आमोद प्रमोद, अर्थात शरारतें, अर्थात क्रीड़ा, अर्थात खेल, अर्थात हंसी मजाक करें तो ये भी हर्षित हों, ये भी खुश हों, प्रसन्न हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद शब्द पहले भी आया था जिसका मतलब होता है दर्द भरी आवाज, दर्द भरी आवाज। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। अट्ठास वही बड़ी हंसी। यह एक युवा निमंत्रण है, एक युवा निमंत्रण, युवाओं को निमंत्रण है, बुलावा है। ये देखिए नीचे माने मंत्र के बारे में लिखा। यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बौद्धिस्त्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं माने श्रेणी के बारे में, माने मंत्र के बारे में, तो यहाँ से आप उसका उत्तर ले सकते हैं। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं ऋतुओं के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे 2 ही ऋतुएं यहाँ होती हैं। कई मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, 6 ऋतुओं का बखान किया। वह अभ्यास दोष के कारण है, अभ्यास दोष के कारण है, अर्थात जानकारी न होने के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की अल्पकालिक वसंत ऋतु है। जून से सितंबर ध्यान रखेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने लगभग, 3 से 4 महीने लगभग। शेष वर्ष शीत ऋतु में शेष जो है शीत ऋतु ही होती है, सर्दी ही होती है। वसंत में जुलाई से में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड का के ऊपर चंद्र आ जाएगा। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। टेम्परेचर देख करके कभी रहकर ही देखा जा सकता है, कभी चलेंगे वहाँ रह करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ ठंड कितनी अधिक होती है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में सिर्फ फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हों उनमें जैसे शूल की तरह चुभती हैं। शूल की तरह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कांटे की तरह चुभती हैं। इतनी तेज वो जो है ठंडी हवा परेशान करती है, वो ठंडी हवा चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं लाहुल में यानी कि स्पीति में बारिश कितनी होती है, तो बारिश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, मानसून की पहुंच से परे है। मानसून आपको पता है जिसमें बारिश होती है, बारिश का मौसम। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में, ऋतु संहार इनकी रचना का नाम है, यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, विनाश ही करना पड़ेगा यदि यहाँ के बारे में वो कुछ लिखना शुरू करेंगे तो। कालिदास में वर्षा क्या ठाठ है, यह प्रश्न, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। ये इस प्रकार का कवि कालिदास जी ने लिखा है।
प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट लेकर के आ पहुंचा है। पावस का मतलब वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम। तो वर्षा का मौसम तो आता ही नहीं। यदि यहाँ होते तो इस प्रकार से कालिदास वर्णन करते, लेकिन जब आता ही नहीं तो वो भी कैसे वर्णन कर पाते। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य, लालित्य का मतलब आपको पता है, अपनी क्लास में ललित नाम का लड़का शायद नहीं है। ललित्य का मतलब होता है सुंदरता, मनोहरता। +2 में एक लड़का है ललित नाम का, काफ़ी अच्छा लगा था जब +2 में ये पाठ, +1 में जब वो थे तब उनको पढ़ाया गया। लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं, वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। संवेदन का मतलब है संवेदना, अर्थात सुख दुख आदि भावों को अनुभव करने की क्षमता। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। उनको पता ही नहीं है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जो जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करें, सब इच्छाएं पूरी करें, तो शायद स्पीति के नर नारी यह पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। तो बारिश जो है वो उनके लिए देवता के समान ही है, एक प्रकार से भगवान के समान ही है, क्योंकि उन लोगों को बारिश के दर्शन नए के समान ही होते हैं, उनको बारिश दिखती ही नहीं है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और वंध्या रहती है। वंध्या का मतलब बंजर। स्पीति में साल में एक फसल होती है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जौ, गेहूं, मटर और सरसों। आप समझ सकते हैं कि आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़े कि कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो आपकी लोकेलिटी में जो फसलें सर्दी के मौसम में होती हैं वही फसलें आप इसमें बता देंगे, तो आपका उत्तर तुक्के से भी ठीक हो सकता है। इसमें भी जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं, या तो नाले हैं, नालों के माध्यम से जो है वो बारिश वगैरह का पानी आता है, या जो भी जैसे भी कहीं से आ जाता है वो पानी से थोड़ी बहुत सिंचाई हो जाती है, या फिर जो उसमें बीच बीच में जो है वो झरने बना करके उनको रोक करके और इधर उधर उस पानी को जैसे तैसे जो है दे दिया जाता है। यानी कि नए के समान ही वहाँ आप समझ सकते हैं कि पानी की व्यवस्था है, नए के समान ही उनके पास पानी का साधन है। आगे चलते हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है, किनारा इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि उसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। उलीचने का मतलब उछाल करके पानी दिया जाए, या फिर पानी का कोई सोर्स पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, खिड़की बजा रहा है, आवाज कर रहा है। आधी रात का पिछला पहर है, आधी रात का पिछला पहर अर्थात 2 से 3 बजे का समय है रात का। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें, तुषार माने पाला, पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन माने होता है शंख, हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं क्या कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है।
तो स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है और उनको लगा कि हमारे दिन जो हैं वो ठीक है, अच्छा समय है, शुभ दिन है। प्रश्न मैंने बीच बीच में बात की है और आप शायद समझ भी गए होंगे। मैं इनके उत्तर आपके पास भेज दूंगा, आप अवश्य जो है इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लेंगे। इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? आपको शुरू में ही बताया गया था। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या किन कठिनाइयों का वो सामना करते हैं, ये बात भी आप पूरे पाठ में समझ गए होंगे। क्या क्या उनको कठिनाइयाँ हैं जिस कारण से वो लोग इतने कम हैं वहाँ पर। लेकिन लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? ये माने की चोटियाँ, ये सारे क्वेश्चंस बीच में आए हैं। और किसी को दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन जो है मुझसे समझ सकते हैं। मेरे पास आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसको अवश्य समझाऊंगा। ये प्रश्नों के शब्दों के जो है शब्दार्थ भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं।